म्यूचुअल फंड वर्सेस स्टॉक्स मींस म्यूचुअल फंड्स पे फोकस करना है या स्टॉक्स पे फोकस करना है। मैं ना थोड़ा ओल्ड एज आंसर नहीं दूंगा इसका। मैं थोड़ा सा जो नए टाइप के आंसर हैं या मींस मतलब जो आज के वक्त के हिसाब से, दौर के हिसाब से जिस तरह का आंसर लोगों को चाहिए और जो एक्चुअल में होता है, मैं आपको वही बताऊंगा। देखिए, ये तो आपने बहुत सुना है कि यार म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो रिटर्न कम देते हैं और स्टॉक्स जो होते हैं अच्छा रिटर्न देते हैं, और स्टॉक्स में रिस्क ज़्यादा होता है और म्यूचुअल फंड में रिस्क कम होता है। अब ये तो हो गई पुरानी बात, पर एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है ना, वो बहुत अलग है यार। मतलब एक कॉमन मैन की थिंकिंग से ना बहुत अलग चीज़ है, और वो ना इंसान मतलब स्टॉक मार्केट में बहुत टाइम आने के बाद ये समझता है। जो वो 5 6 7 साल अपने लगा देता है ना, या तो वो समझ जाता है कि मार्केट मेरे लिए नहीं बना है, या फिर वो ये समझ जाता है कि मैंने गलती करी पहले। उसको दो ही चीज़ें समझ आती हैं, या तो उसको लॉस होता है, या फिर कुछ लकी लोग होते हैं थोड़ा बहुत जिनको प्रॉफिट बन जाता है। मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो स्टॉक खरीद लेते हैं और भूल जाते हैं, तो उनकी इस भूलने वाली आदत की वजह से वो पैसा बना लेते हैं। मे बी जो भी रीज़न हो, कुछ लक से भी पैसा बना लेते हैं, कुछ चंद लोग होते हैं जो लक से पैसा बनाते हैं। बट बेसिकली जो हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो यही है कि कौन सी ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से ना मेरे को ये डिसाइड करना है कि मेरे को स्टॉक मार्केट में जाना है या फिर म्यूचुअल फंड में जाना है। तो यार देखो, मैं एक चीज़ बताऊं कि आपके पास वक्त कितना है ना, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कि अगर आपके पास वक्त कम है, आप एक वर्किंग पर्सन है ना, वर्किंग पर्सन है, तो आप ना एनालिसिस में ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे। आज के वक्त में एनालिसिस उतना ईजी भी है, कॉम्प्लेक्स भी है। अब कुछ लोगों के लिए ईजी है बिकॉज जिनको सिस्टम की समझ है, जिनको थोड़ा टेक्नोलॉजी जिनके पास एक्सेस है ना, उनके लिए स्टॉक मार्केट का एनालिसिस करना ईजी है इन कंपैरिजन टू म्यूचुअल फंड। तो वो म्यूचुअल फंड्स को अवॉइड करते हैं और स्टॉक्स की तरफ उनका रुझान थोड़ा ज़्यादा रहता है। अब एक पहलू तो ये हो गया कि आपके पास वक्त कितना है, आपके पास वक्त कितना है वो भी मैटर करता है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ देखते हैं कि यार वक्त एक बात हो गई, लेकिन अब दूसरा फैक्टर ये है कि आपका आपका जो इंटरेस्ट है वो कितना ज़्यादा है इस फील्ड में। बिकॉज ये फील्ड बिना मतलब बहुत ज़्यादा आपका डेडिकेशन मांगती है। अगर आपका इंटरेस्ट अच्छा खासा है, आपको इस तरह की चीज़ों का एनालिसिस करना अच्छा लगता है, आपको टैक्सेस बचाना अच्छा लगता है, कि आप इन्वेस्टमेंट्स जो कर रहे हैं वो आप टैक्सेस को ध्यान में रख के आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, या आप जो नए नए सेक्टर्स में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको आप समझ पा रहे हैं, जल्दी से आप ग्रैब कर पा रहे हैं चीज़ों को, और आपकी जो पर्सनैलिटी है वो क्विक रिटर्न वाली है, क्विक गेन वाली नहीं है कि आपको ना आप बेसिकली यहाँ पे ना रिटर्न को फॉरगो करने वाले पर्सन है, या आप इन्फ्लेशन को किक करके चलने वाले पर्सन है। बेसिकली मतलब कि लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को किक करने के चलने वाले पर्सन है। मतलब आप लाइफस्टाइल को जल्दी उतना ज़्यादा पीछे नहीं दौड़ाते हैं। मतलब लाइफस्टाइल में जो भी चेंजेस होते हैं, नई नई चीज़ें मार्केट में आती है, तो वो आपको ना उतनी ज़्यादा लुभाती नहीं है, और आप थोड़े से पीसफुल पर्सन है ना, तो स्टॉक मार्केट या स्टॉक आपके लिए ज़्यादा बेटर है इन कंपैरिजन टू म्यूचुअल फंड। क्योंकि स्टॉक का एनालिसिस करने में आपको बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा, टाइम चाहिए, पेशेंस चाहिए, बिकॉज आपको पता नहीं होता कि कब स्टॉक ऊपर जा सकता है, कब नीचे जा सकता है। तो बेसिकली मैं ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करके मैं आपको समझाने वाला हूँ कि स्टॉक जो है ना वो वक्त मांगता है, स्टॉक जो है वो वक्त मांगता है। पर आज के ज़माने में कुछ स्मार्ट लोग हैं जो वक्त के लिए तो शॉर्टकट निकाल लेंगे, पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए वो शॉर्टकट नहीं निकाल पाते हैं। लाइक जैसे मैंने बोला कि कुछ लोग वक्त के लिए शॉर्टकट निकाल लेते हैं, कुछ लोगों के पास वक्त नहीं होता। मान लो कि कुछ लोगों ने वक्त निकाल भी लिया, वो स्टॉक मार्केट में आ भी गए। एक तरह के लोग हैं जिनको ये समझ आ गया कि यार मेरे को तो म्यूचुअल फंड ही करना है, मेरे को तो इंडेक्स में इन्वेस्ट करना है, मेरे को ETFs में इन्वेस्ट करना है, मैं स्टॉक के लिए नहीं बनाऊँ। ये सब चीज़ें समझने के बाद उनको आ गया हुआ। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको स्टॉक मार्केट में आना ही होता है। मतलब इतना सारा समझने के बाद भी कुछ लोगों को स्टॉक मार्केट में आना ही होता है, उनको स्टॉक एनालिसिस करना ही होता है। तो उनके लिए थोड़ा सा एक समझाने वाली बात ये है मेरी, कि अब इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रख के ही एंटर होएं मार्केट में, या स्टॉक्स का एनालिसिस करने में, स्टॉक रिसर्च में आप एंटर होएं। वो कौन कौन सी चीज़ें कि आपको सिस्टम की समझ है, आपको सिस्टम रन करना आता है, थोड़ा बहुत आपको टेक्नोलॉजी समझ आने लगी है, जो नए ज़माने की टेक्नोलॉजी है आपको, लाइक जैसे LLM मॉडल्स को रन करना आता है, ChatGPT वगैरह को रन करना आता है, थोड़ा बहुत आपको पाइथन वगैरह इस टाइप की चीज़ें भी आई नहीं है तो आ जाएंगी, बिकॉज अभी पाइथन थोड़ा इजी हो गया है यार। मतलब यूज़ करना, ये सब टेक्नोलॉजी यूज़ करना थोड़ा इजी हो गया है। आपको सिस्टम को ऑटोमेट करना आता हो, बिकॉज यार अगर आपको ये लग रहा है कि इतना ईजी है, लक एक अलग चीज़ होती है
बट स्टॉक का अगर डीपली अगर एनालिसिस करना है ना, तो ये सब चीज़ों का आना ज़रूरी है, ये सब चीज़ों को जानना ज़रूरी है। मतलब मैं भी एक प्योर फंडामेंटल एनालिस्ट था पहले, जिसका फोकस, मैंने फिर टेक्निकल एनालिसिस भी पढ़ा, फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे सिस्टम को अडेप्ट करके बाकी सारे एनालिसिस जो थे उन पर फोकस करना स्टार्ट किया। तो मैं भी क्वांट मैक्रो जैसी चीज़ों में ना मैं एंटर हो गया हूँ, जहाँ पे सिस्टम ज़्यादा यूज़ होता है, तो मैं उस तरफ जा रहा हूँ। बिकॉज क्योंकि मैंने टेक्नोलॉजी को समझना स्टार्ट किया, AI को समझना स्टार्ट किया, तो मेरे लिए अब ये चीज़ें ईजी हो गई। तो मेरा कहने का मतलब है, इफ़ यू अंडरस्टैंड सिस्टम, तो आपके लिए ना स्टॉक का एनालिसिस करना ईजी होगा इन कंपैरिजन टू दोज हु डोंट इवन नो अबाउट सिस्टम। ठीक है, अब सिस्टम की हमने बात करी। अगर आपको सिस्टम अच्छे से चलाना आता है, टेक्नोलॉजी आपको यूज़ करना आती है, तो आपके लिए स्टॉक मार्केट ज़्यादा ईजी होने वाला है, स्टॉक का एनालिसिस ज़्यादा ईजी होने वाला है, और बेटर है, आप ज़्यादा अच्छा रिटर्न बना पाओगे। ठीक है, दूसरा है टैक्सेस। प्रॉब्लम क्या है कि म्यूचुअल फंड, इंडेक्स और ETFs में क्या होता है कि आप एक वक्त खरीदते हैं, आप खरीदते जाते हैं, आप चीज़ों को फाइलअप करते, इकट्ठा करते जाते हैं और SIPs वगैरह करते हैं, तो आप बेसिकली सेल नहीं करते। जब आपको रिक्वायरमेंट होती है आप तभी सेल करते हैं, तो आप बाय करते हैं और सेल मतलब एक टाइम पे आप सेल करते हैं। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है कि आप अपनी होल्डिंग्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखेंगे। तो लॉन्ग टर्म का टैक्स आज के ज़माने में, आज के वक्त पे 12.5% प्लस समथिंग कुछ लगा है, मोटा 30% के आसपास आपका टैक्स बनता है। ठीक है, और शॉर्ट टर्म में यही टैक्स बन जाता है 21% के आसपास। तो अगर आप शॉर्ट टर्म आप होल्डिंग रखते हैं या ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ता है इन कंपैरिजन टू लॉन्ग टर्म। तो स्टॉक्स में ये ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप स्टॉक्स में एंटर होंगे ना, तो आप ट्रेड ज़्यादा करोगे। मतलब बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप स्टॉक को ज़्यादा होल्ड ही नहीं कर पाए। आप स्टॉक का छोड़िए, लोग म्यूचुअल फंड होल्ड नहीं कर पाते, 3-4-5 महीने बाद में उनको क्रेविंग होने लगती है कि उनको सेल करना है। इस जर्नी से ना हर कोई गुजरा होता है, हर कोई इंसान। मतलब जो स्टॉक मार्केट की तरफ जो लोग अट्रैक्ट होते हैं ना, वो ट्रेडिंग को देखते, ट्रेडिंग माइंडसेट के साथ अट्रैक्ट होते हैं कि यार आज मेरे को गेन हो गया, तो मैं ये बना के निकल जाऊँ। बट ऐसा होता नहीं है, वो गेन उन्हें वापस कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में खींचता है और फिर वो तगड़े लॉस की तरफ उनको लेके जाता है। तो बेसिकली मेरा कहना ये है, म्यूचुअल फंड में आपके लिए टैक्स को बचाना ईजी है कंपैरेटिवली। तो टैक्सेस और जो चार्जेस है ना, वो स्टॉक मार्केट में आपको ज़्यादा पे करने पड़ते हैं, बिकॉज ट्रेडिंग का फ्रीक्वेंसी वहाँ ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि कंट्रोल जहाँ पे ज़्यादा होता है ना, आप उस चीज़ को ज़्यादा छेड़ते हैं, आप उसमें ज़्यादा एंटर होना चाहते हैं जहाँ पे आपका कंट्रोल ज़्यादा होता है। आपको स्टॉक पे आपका ज़्यादा कंट्रोल है ना, आप जब खरीदेंगे आपकी मर्जी होगी तो आप खरीदेंगे, उसके बाद आप जब आपका इंटरेस्ट होगा, जब आपको ठीक लगेगा तो आप सेल करोगे। प्रॉफिट हुआ तो आपने सेल कर दिया, लॉस हुआ तो आपने होल्ड किया, जो मोस्टली लोग करते हैं। तो दूसरा वैल्यू हो गया टैक्सेस एंड चार्जेस। अब तीसरी जो चीज़ है वो है बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर। जो सबसे बड़ी चीज़ है ना स्टॉक मार्केट की, वो है ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन का बिहेवियर क्या है ना, उसका इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में आपके मनी पे जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है ना, वो आपके बिहेवियर का इम्पैक्ट पड़ता है। आपके डे टू डे आपके नेचर पे इम्पैक्ट पड़ता है ना, उतना ही ज़्यादा आपके पैसे पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। आपके रिलेशनशिप्स पे जितना इम्पैक्ट पड़ता है, ह्यूमन बिहेवियर का भी उतना ही इम्पैक्ट पड़ता है एक पर्सन के मनी मैनेजमेंट सिस्टम पे। तो मीन्स आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं अगर, और आपका बिहेवियर अगर, आप मे बी आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकते हैं, आप जल्दी आप पैनिक कर जाते हैं, आप गट फीलिंग तो दिखाते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में जब प्रॉब्लम आती है तो आप डर जाते हैं। आपने स्टॉक तो खरीदा, मेरा कहने का मतलब बेसिक आपका बिहेवियर ऐसा है, ह्यूमन नेचर ऐसा है कि आप है ना रिएक्टिव हो थोड़े से। तो रिएक्टिव लोगों के लिए स्टॉक मार्केट नहीं है, मतलब स्टॉक नहीं है। म्यूचुअल फंड, इंडेक्स, ETFs हैं, बट स्टॉक नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये कि बिहेवियर को काउंटर किया जा सकता है कुछ हद तक। कैसे कि आप अपना लॉजिक, आपका रिसर्च, आपका एनालिसिस जो है ना, उसको कुछ हद तक ऑटोमेट कर दें सिस्टम के थ्रू। मतलब कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने कम्प्लीटली अपना लॉजिक को सिस्टम में डाल दिया। अब ह्यूमन बायसनेस का वहाँ स्कोप ही नहीं बचता, उनको सिर्फ वो अपना पैसा सिर्फ डाल देते हैं, उन्होंने जो लॉजिक बनाया है उसके तहत उनका पैसा एंटर होता है और एग्जिट होता है। तो मेरा कहने का मतलब है ह्यूमन बिहेवियर जो है ना, वो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है स्टॉक मार्केट का, सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। मतलब अगर आप ह्यूमन थिंकिंग के साथ अगर स्टॉक मार्केट में आएंगे ना, तो आप मार्केट से पैसे नहीं बनाओ। अब ये बोलोगे यार ह्यूमन है तो ह्यूमन थिंकिंग तो होगी ना, ऑब्वियस सी बात है ह्यूमन थिंकिंग होगी। तो उसका एक ही तरीका है, आप है ना, आपको सीरियस होने का, उतना ज़्यादा डीप होकर सीरियस होने का रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको एक मशीन ही बन जाता है। बेसिकली ये कि आपके लॉजिक को मशीन में कन्वर्ट करना है, वो आपको इंस्ट्रक्शंस जो है आपको मशीन को देना है। आपको एक अपना लॉजिक डिफाइन करना है और उस लॉजिक के तहत या सिस्टम के तहत जो है ना, आपको अपने आपका जो भी स्टॉक है उसको पास थ्रू करवाना है।
और ये पॉसिबल कैसे है आज के टाइम पे? आज के टाइम पे पॉसिबल है कि आप अपना एक लॉजिक बनाएं और उस लॉजिक मतलब ये आजकल एलएलएम या इंटरनेट के थ्रू या जो नई जो जनरेटिव एआई टेक्नोलॉजी है ना उसमें बहुत ईजी है। आप अपना एक फ्रेमवर्क बनाएं, सिस्टम बनाएं कि मेरे को इस तरह के का मेरा जो मेरे पैरामीटर्स जो हैं अगर ये फुलफिल होते हैं तो मैं इस स्टॉक में रिसर्च में एंटर होऊंगा। उसके बाद मुझे डिसाइड बाद में करना है बहुत सारे मल्टीपल एनालिसिस के बाद में। पर आपको जो एक प्रायर इंटीमेशन जो देगा ना वो आपको एक सिस्टम देगा। तो बेसिकली आपके बिहेवियर में जो चीज़ें होती हैं जो आपको स्टॉक मार्केट में ना गलत डिसीजन लेने से जो बचाएंगी, मतलब जो आपको गलत डिसीजन लेने के लिए जो आपको ना प्रेरित करती है ना, उन चीज़ों से आपको सिस्टम जो है ना वो बचाएगा। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब है बिहेवियर को काउंटर करने के लिए ना आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, आपको टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा या फिर आपको ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा कि आपको इमोशंस को पीछे छोड़ के और उस सिस्टम के थ्रू आपको डिसीजंस लेने होंगे। ठीक है, अब अगला चीज़ क्या है? एग्जीक्यूशन। अगला पॉइंट है एग्जीक्यूशन। देखो आज के वक्त पे ना डेटा ना, मतलब डेटा इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है ना, मतलब बहुत ज़्यादा है। फ्लड डेटा की एक मतलब पूरा फ्लड हो रखी है, मतलब हर जगह में आपको डेटा मिलेगा। और स्टॉक मार्केट की इतनी बड़ी दुनिया ना, समंदर है भाई साहब। इसमें ना आपको सिर्फ एक छोटे से एरिया पे आपको फोकस करना है, उसमें ही आपको मास्टरी करनी है और वहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि मेरे को ओवर 30-40 ईयर्स मेरे को 25 और 30% के आसपास का मेरे को रिटर्न चाहिए। और उसके अलग अलग तरीके आपको ढूंढने पड़ेंगे और एक ऐसा तरीका ढूंढना पड़ेगा जो आपको 30-40 साल तक आपको रिटर्न देता रहे। एक सस्टेनेबल तरीका आपको ढूंढना पड़ेगा। वो ट्रेडिंग का तरीका नहीं कि जो थोड़े दिन में आउटडेट हो जाए, बाकी को पता चल जाए और वो सिस्टम वो काम करना बंद कर देता है। तो आपको एक ऐसा सिस्टम या ऐसा जरिया बनाना पड़ेगा जो कि अगले 30-40 साल तक, लॉन्ग टर्म तक उसे आप एग्जीक्यूट कर पाओ सिस्टम में। ठीक है, तो बेसिकली एग्जीक्यूशन जो है ना वो पॉसिबल होना चाहिए। आपने जो भी लॉजिक बनाया, जो भी सिस्टम बनाया ना, वो ना पॉसिबल होना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है म्यूचुअल फंड में तो ये सब डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे ही नहीं। जो भी मैंने चीज़ें बताई, आप सिस्टम बनाने का रिक्वायरमेंट नहीं है, टैक्सेस को आपको उतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, बिहेवियर पे आपको उतना फोकस करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, और एग्जीक्यूशन का भी उतना आपको सोचने की जरूरत है। बिकॉज वहाँ तो SIP जाती है ना, आप अपना SIP करेंगे और फिर आपको उसके बाद आपका SWP करेंगे। तो एग्जीक्यूशन पे फोकस करने का रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि डेटा, इन्फॉर्मेशन, न्यूज़ बहुत ज़्यादा है। आपको अपना एनालिसिस, आपको अपना नॉलेज, आपका जो स्किल है ना, उसको अगर एग्जीक्यूट करना है ना, तो उसके लिए आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। और वो सिस्टम हो सकता है बहुत नैरो हो, मतलब आपने बहुत सारे एनालिसिस किए। लाइक मैं अगर अपना बताऊँ तो मैंने बहुत सारे लॉजिक्स जो है ना उनको कंपाइल किया और उनमें कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस थे, उन सबको मैंने सबसे पहले हटाया, वो सिस्टम बनाया। उस सिस्टम के थ्रू जब मैं एंटर करवाता हूँ किसी स्टॉक के डेटा को, तब जो आउटपुट निकल के आता है ना, तो मेरा कहने वाला मेरा जो एग्जीक्यूशन पावर है ना वो बहुत एनहांस हो गया है जब मैंने सिस्टम, या कहने मतलब मैंने एक तरीका निकाला, एक सिस्टम बनाया। तो मैं बेसिकली चीज़ों को एग्जीक्यूट कर पा रहा हूँ और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को एग्जीक्यूट कर पा रहा हूँ। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से मैं डेटा ले पा रहा हूँ। देखो ऑब्वियसली बात है कि वो जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास होगा ना, उतना ज़्यादा आप अच्छा डिसीजन ले पाओगे। पर प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होने से आप ओवरबर्डन भी हो जाओगे ना। तो उस इन्फॉर्मेशन को आपको यूज़ करके डिसीजंस को एग्जीक्यूट करना है ना, तो उसके लिए आपको कुछ तरीके आने चाहिए बेसिकली भैया। तो आपको ढूंढना पड़ेगा, पहले आपको एक नैरो एरिया बनाना पड़ेगा, उसमें आपको फोकस करना पड़ेगा। मतलब आप ब्रॉडर माइंडसेट के साथ ही आओगे, ऊपर से धीरे धीरे करते हुए आप एक नैरो एरिया में जाके फोकस करोगे। लाइक आप हो सकता है आप ट्रेडर हो, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ आने लगे यार ये मेरा गेम नहीं है, मेरे को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना है या मेरे को पोजिशनल ट्रेडर बनना है, मेरे को मोर देन 1 ईयर का पोजीशन बनाना है। तो जब आपको ये समझ आ जाता है तो आपको एक पर्टिकुलर एरिया में फोकस करना है और उस एरिया का आपको एक सिस्टम बनाना पड़ता है, उस सिस्टम को आपको एग्जीक्यूट करना है। तो बेसिकली एग्जीक्यूशन जो है ना अगर आप कर पा रहे हैं तो स्टॉक मार्केट आपके लिए ठीक है, स्टॉक आपके लिए ठीक है, म्यूचुअल फंड में भी हो सकता है, उस केस में आपके लिए उतना अच्छा ना हो। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों का आपको, इन सब चीज़ों की समझ है, आप ये बेटर तरीके से कर पा रहे हैं, आप बिहेवियर पर कंट्रोल कर पा रहे हैं, आप टैक्सेस को मैनेज कर पा रहे हैं, आपके पास सिस्टम को चलाने की समझ है और आप चीज़ों को एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, तो आपके लिए स्टॉक ज़्यादा बेटर है इन कंपैरिजन टू म्यूचुअल फंड। और अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो सीधा सा है कि आप म्यूचुअल फंड या ETFs वगैरह में ट्रेड करना सीखें। उसमें बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं, उनसे भी आप पैसा बना सकते हैं। क्योंकि ये सब करते 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 मतलब अगर आप ये सब चीज़ों को नहीं समझोगे ना,
बेसिक चीज़ें तो ठीक है, रिटर्न और रिस्क विस्क वो सारी बातें तो हो गई, बट अगर आप ये चीज़ों को नहीं समझोगे तो आपको एक वक्त बाद समझ आएगा कि यार ये तो मेरे से मिस्टेक हो गया। तो उस टाइम पे आप या तो स्टॉक मार्केट को छोड़ के ही चले जाओगे, ये बोलोगे यार स्टॉक मार्केट बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, इसमें तो इन्वेस्टमेंट होता नहीं है, प्रॉपर्टी में पैसा लगा लिया होता तो बहुत अच्छा रहता, इससे बढ़िया तो मैंने क्रिप्टो खरीद लिया होता तो मैं इतना पैसे वाला हो गया। बात वो नहीं है, वो सच नहीं है। बेसिकली यही है कि आपने ना उसके जो रूल्स है ना, जो नियम है, स्टॉक मार्केट जो डिमांड करता है ना, उन पर आपने फोकस नहीं किया, ठीक है। तो बेसिकली यही है, कब म्यूचुअल फंड पे फोकस करना है, कब स्टॉक्स पे फोकस करना है। एक हाइब्रिड तरीका ये है कि आप म्यूचुअल फंड, इंडेक्स, ईटीएफ्स इन पे भी फोकस करें, बिकॉज आपको स्टेबल रिटर्न के लिए ना अपना कोर पोर्टफोलियो जो बनाना पड़ेगा ना, वो इनसे ही बनाना पड़ेगा। बेटर यही है कि आप म्यूचुअल फंड, ईटीएफ्स और स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ्स और इंडेक्सेस को यूज़ करके ना आप अपना कोर पोर्टफोलियो बनाएं। और जो सैटेलाइट पोर्टफोलियो यानी कि जिसमें आप ज़्यादा अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं ना, वो आपका स्टॉक वाला पोर्टफोलियो होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए।